हैं और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। अभी आपने सिंगल फेज वाला कर दिया, ठीक है। अब सिंगल फेज की जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। जैसे कल मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवा दिया था, अब उसी से रिलेटेड अगर और न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे निचली छत का आता है या फिर पीवीसी वायर के थ्रू जो ऋतुसार केबल कह रहा था ना, तो उसके थ्रू अगर आपका पीवीसी केबल के थ्रू अगर आपका कनेक्शन किया गया तो उसको कैसे करना है, तो ये सारी चीजें अब आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपने सेम टू सेम वैसा करना है, क्योंकि कॉस्टिंग जब आप कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से सामान को लगाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लगा रहे हो, वो रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम और अच्छे तरीके से करेंगे और सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछना। क्यों धर्म, अब तो बहुत क्लास हो गई है, नहीं आ रहा होगा, मैं पूछूंगा मैं साथ साथ में। देखो एक फैक्ट्री को क्या है 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज पर विभागीय संयोजन कह रहे हैं, मतलब ये देना है उसको सर्विस कनेक्शन देने के लिए सामग्री का मूल्य सहित आकलन कीजिए। मतलब कि मूल्य सहित आकलन है, आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग दोनों करनी है। फैक्ट्री 50 एचपी की विद्युत भार की मोटरें इत्यादि लगानी है। अब जो फैक्ट्री है ना उसकी जो लोड है वो कितने एचपी की है, 50 एचपी उसका लोड, और 2 किलोवाट की बत्ती वो पंखे का विद्युत भार है। अच्छा एक चीज और कह दिया इसने कि जो बत्ती पंखे मतलब लाइट्स वगैरह लगाने हैं, फैन लाइट वगैरह जो लगाएंगे, वहां पे जो मीटर लगेगा उसका लोड कितना है, 2 किलोवाट। अब यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि यहाँ पे को 2 टाइप के एनर्जी मीटर लगेंगे। कैसे एनर्जी मीटर लगेंगे, 2। एक लगेगा आपका 3 फेज का एनर्जी मीटर, जो आपकी हैवी मशीन्स हैं जो 50 एचपी की है फैक्ट्री की, उसको चलाने के काम आएगा। और एक आपका क्या लगेगा सिंगल फेज, वो जो आएगा 2 किलोवाट वाला, वो आपका सिंगल फेज मीटर लगेगा। 2 टाइप का एनर्जी मीटर लगेगा। यहां से ये पता चलता है फैक्ट्री से 200 मीटर की दूर में स्थित एक खंभा है जिसमें 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर की सिरोपरी लाइन का वितरण फैक्ट्री के विभागीय संयोजन करना है। पावर वो बत्ती वो पंखे के लिए अलग अलग मीटर लगाए जाएंगे, कह दिया इसने। अब क्या है क्वेश्चन समझ में कितनों क्या आया, आ गया? क्या है कहानी, बहुतों के आ गया क्लास में, आज तो बहुत बड़े हो रहे हैं। क्या है कहानी कि भाई एक समझ लो कि एक पोल है, जरा इसको थोड़ा सा इसमें देखो, एक विभागीय पोल है, ठीक है। कैसी लाइन जा रही होगी इसमें, ये अर्थ वायर आर वाई बी और न्यूट्रल। यहां पे मैं इंसुलेटर नहीं लगा रहा हूं, बट आप ध्यान में रखना कि इसमें साइकिल टाइप इंसुलेटर लगेंगे, ठीक है। आर वाई बी एंड न्यूट्रल। यहां से 200 मीटर की दूरी पे, यहां से 200 मीटर की दूरी पे 200 मीटर की डिस्टेंस में आपकी क्या है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब 200 मीटर की दूरी में अगर आपको कनेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जोड़ोगे, क्या करोगे, खंबे लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, खंबे लगाने पड़ेंगे। तो आप पोल लगाओगे बीच में इस तरीके से, बीच में आपको अलग से पोल भी लगाने पड़ेंगे। फिर आपको एक चीज है कि यहाँ क्या कितने तार आने हैं वो भी आपको क्लियर करना है। कितने तार आएंगे, 5 तार आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 3 फेज सप्लाई देनी है। तो 3 फेज सप्लाई, अगर यहाँ पर कंडीशन है देखो, बत्ती वो पंखे के लिए भी गायब है, बत्ती वो पंखे के लिए नहीं होता तो आप हो सकता है कि न्यूट्रल ना लो, क्योंकि जो 3 फेज मशीन है वो डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई आरवाई भी जाएगा, उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा। जो मोटर होगी ना 50 एचपी वाली वो सीधी सीधी जुड़ेगी, बट यहाँ पे पंखे और बत्ती के लिए तो सारे के सारे ये इधर की ओर भी आएंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे यहाँ को 5 तार आएंगे और एक पोल के साथ इनको कनेक्ट करना है आपने साइकिल इंसुलेटर लगाते हुए। ऐसे मैंने ऊपर वाले में जोड़ दिया ना, यहाँ पर क्या आएगा, आई बोल्ट, बाकी 4
एक पोल में 4 साइकिल इंसुलेटर लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 लगेंगे और ये आगे कनेक्ट होते रहेगा। अच्छा, इसके बीच की दूरी है कितनी कितनी लेनी चाहिए? 200 मीटर को अगर आप तोड़ के बनाओ तो कितनी कितनी रखें? 70 70 और 60 कर देते हैं, 3 पोल लगा देते हैं। कैसा रहेगा? सही है ना? देखो इसके बीच की दूरी 70 कर देते हैं, इसके बीच की दूरी 70 कर देते हैं और इसके बीच की दूरी 60 कर। तो कितने पोल लगने चाहिए? 3 लगेंगे ना। देखो अगर इसको छोटा सा डायग्राम बनाए, ये आ रहा है फ्रेम में, चलो नीचे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे वो देखो इस तरह से इसका लेआउट बना देते हैं। ये आपका जहाँ पे से संयोजन लेना है वो मेन है, वहां पर आपने पोल लगाने की जरूरत नहीं। एक पोल लगाया, 2 पोल लगाया और 3। पहले के बीच की दूरी 70, दूसरे की 70 और तीसरे की 60। तो आपने कितने पोल लगाए? 1 2 और 3। फिर यहाँ पर को आप एलटी ट्रोपोडोर केबल की मैंने बात करी थी, तो हम एलटी ट्रोपोडोर केबल को भी यहाँ पर को आपको केस बताऊंगा। एलटी ट्रोपोडोर केबल के थ्रू हम क्या कर देंगे? फैक्ट्री के अंदर कनेक्शन कर देंगे। कल बात आई थी ना एलटी ट्रोपोडोर की, लो टेंशन ट्रोपोडोर टाइप केबल, वो लगाते हुए हम अंडरग्राउंड केबल के थ्रू क्या कर देंगे? फैक्ट्री के अंदर कनेक्शन दे देंगे। कुछ इस तरह का आपका ढांचा बन के तैयार होगा। बात समझे? अब इसको अगर आपने प्रॉपर दिखाना है तो प्रॉपर दिखाने के लिए मैं एक रफ डायग्राम आपको और बना के दिखा देता हूं कि आप कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो रफ डायग्राम रहेगा। सबसे पहले आपने, ये है विभागीय पोल। ये क्या है? विभागीय पोल। विभागीय पोल में ये आपका अर्धवायर गया, ठीक। अर्धवायर जाने के बाद ये आपका 1 साइकिल इंसुलेटर, 2 3 और 4। अब ये लाइन मान लो कहीं को जा भी रही होगी तो हम उसको छोड़ते हुए हम यहाँ से आगे का बनाते हैं। ये लाइन कहीं को जा रही है उससे कोई मतलब नहीं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम जोड़ते हैं। ये साइकिल इंसुलेटर से 1 2 3 और 4। ये कौन सा है? ये आर, ये वाई, ये बी और ये, ठीक। उसके बाद आपने एक खंभा लगाया। इससे पहले हो सकता है कि आपको पहले से कनेक्शन लगाओ, ये साइकिल इंसुलेटर आपको अलग से लगाने पड़ेगा। मान लो ये लाइन पहले जा रही हो, इस साइड से इस तरीके से लगाओ, फिर आपको अलग से लगाने पड़ेगा। तो ये हम जोड़ेंगे, उसमें क्या क्या जोड़ेंगे वो अभी स्टेबिलिटी कॉस्ट्यूम में। अच्छा, यहाँ पर तो और क्या चीज लगती है? अगर ये सॉरी ये तो आई वोल्ट होगा, साइकिल इंसुलेटर आपके 4 लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? ये लगेगा ना, ये आपने लगा दिया। फिर उसके बाद एक अगला पोल आएगा, सेम एक चीज इसमें भी होगी, मैं बना के दिखा नहीं रहा हूँ, वही चीज होनी है। फिर एक पोल आपका यहाँ पर, जब यहाँ पर लगेगा तो ये तो आपका अर्धवायर आ गया ऐसे यहाँ से, ठीक है। ये तार यहाँ से आए, मैं इसमें वो नहीं दिखा रहा हूँ साइकिल इंसुलेटर, लेकिन यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर लगेंगे, ठीक है। चलो बनाई देते हैं। फिर यहाँ से 1 2 3 और 4। और ये सारी चीजें सब में होनी है, ठीक है। ऐसे तो होगा, लिखने की जरूरत है। अर्थ आर वाई बी एंड। अब हम क्या पर बनाएंगे? इसी पोल में एक एलटी टोपोडोर बॉक्स बना देंगे, ठीक है। एलटी टोपोडोर बॉक्स। अब क्या होगा? यहां से देखो न्यूट्रल तार इसके अंदर आएगा, ये वाला आएगा, कैसे आएगा? एरियर फ्यूज के साथ। ये वाला आएगा किसके साथ? एरियर फ्यूज के साथ। फिर ऐसे ये वाला आएगा कैसे? एरियर फ्यूज के साथ। कितने तार आए? 4। और एक अर्धवायर भी आएगा, वो सीधे सीधे आप इसके साथ लेते हुए अब इसी के अंदर जो केबल है उस केबल के थ्रू इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर कनेक्शन दे दो। फैक्ट्री के अंदर एक आपका 3 फेज एनर्जी मीटर लगेगा और एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर इसके अंदर लगेगा। क्लियर है? इतना आपको करके देना है। एलटी टोपोडोर केबल जो होगी वो कैसी होगी? पीवीसी तो हुआ, वो तो इंसुलेटेड हुई। जो है टोपोडोर केबल होती है, टोपोडोर केबल ऐसे काले रंग की एक बड़ी सी केबल होगी, उसके अंदर इंसुलेटेड 4 तार होंगे।
कितने तार होंगे? ये भी इंसुलेटेड तार होंगे, नहीं दिख रहे? नीचे करूं, नीचे कर देता हूं। तो ये ऐसे केबल होगी और इसके अंदर क्या होंगे? इंसुलेटेड 4 तार होंगे, ये भी इंसुलेटेड होंगे अंदर से और बाहर से कवर हुआ। काले रंग का आपने देखा होगा, काले रंग का हमारे यहीं पर देख लेना, अभी नीचे जो पीछे गई है ना केबल, उस केबल को देखना कॉलेज के पीछे, तो वो उस टाइप की केबल होगी। तो ये भी इंसुलेटेड केबल होगी, बात समझ रहे हो? तो ये होगी एलटी ट्रोपोडोर केबल। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको कसने के लिए क्लिप, ठीक है, अंदर से लेते हुए आओगे, ये सारी चीजें करके यहाँ पर आएगा। ये आपका ओवरऑल कनेक्शन है, ये आपने दिमाग में बैठाना है और इसको आपने थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना है। जैसे मैंने तो एक रफ वे में बनाया है ये, बट आपको इसको कैसे बनाना है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में बनाना है। बना लोगे? ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से इसके कनेक्शन कर रखे हैं। अगर उसकी फैक्ट्री 1 मंजिला है, कैसी है? 1 मंजिली है, तो हो सकता है वो फैक्ट्री के छत में ही ये पोल न लगा के क्या लगा दे? जीआई पाइप लगा दे। क्या लगा दे? इसी के छत पे जीआई पाइप लगा दे और उससे उसको जोड़ दे और साथ में स्टे वायर लगा दे। अच्छा, विभागीय पोल में क्या क्या चीजें होंगी? स्टे वायर के आपने लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट वगैरह इसकी करवा देना अलग से, क्योंकि मजबूती के लिए जरूरी है, क्योंकि आप अलग से कनेक्शन खींच रहे हो ना। हो सकता है कि ये डायरेक्शन थी, यहाँ से टूट के इधर की ओर आ रहा, आपने इधर की ओर खींचा तो क्या होगा? खिंचाव ऐसे पीछे की ओर आ जाएगा ना, तो आपने इसके अपोजिट साइड में क्या लगाना पड़ेगा? स्टे वायर, इससे पोल की बैलेंसिंग खराब ना हो, इसलिए स्टे वायर उसके लिए लगाया जाता है। बाकी ये रियल इंसुलेटर वगैरह लग जाएंगे, ये सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। ये आपका यहाँ से बन के आ गया, तो एक रफ चित्र बन गया आपके दिमाग में। अब हम क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, ये एलटी ट्रोपोडोर केबल जो है, ये वायर जो होगा वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा? लोड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। किसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा? लोड के हिसाब से। कैसे करते हैं लोड के हिसाब से कैलकुलेट? कितना एचपी का लोड है? जो पावर है वो कितने एचपी की है? 50 एचपी। सबसे पहले इसको आप किस में बदलोगे? वॉट में। तो कितना हो जाएगा? 50 गुना 700। फटाफट कैलकुलेटर निकाल के मुझे बताओ। 37,300 कितना? 300 वाट। ऐसा ना? ये आपका टोटल पावर है। कौन सी पावर होती है ये? कौन सी पावर होती है? कौन सी पावर है? आउटपुट पावर। कौन सी पावर है? पी आउटपुट आपको बता देगा, ठीक है। अपने आप फॉर्मूला पढ़ाया आपने, एफिशिएंसी मीटर इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इन लिख देता हूं मैं इसको, 3 फेज के केस में बताओ, √3 वी आई cos फाई। अच्छा, यहाँ पर तो 2 चीजें मैंने कहा था, आप एज्यूम करोगे। क्या क्या? cos फाई और एफिशिएंसी को। मानो एफिशिएंसी कितनी है मोटर की? 0.85 मान लेते हैं, मतलब 85%। कितनी है? 85%। एफिशिएंसी होती है कि कितना आपने इनपुट दिया और क्या आपको आउटपुट मिला। लॉसेस हटा दो। जैसे आपको मैंने क्या किया, यहां से ज्ञान भेज रहा हूं आपको और आप कितना अपने अंदर ले पा रहे हो। अगर आप 100 में भेज रहा हूं, मान लो 100 एक इकाई मान लो, 100 मैंने तुम्हें दिया और 100 का 100 तुमने ले लिया, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। मैंने यहाँ से 100 दिया, आपने कितना दिया? 80%। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 80%। कितनी परसेंट? 80%। मुकेश, कैमरे को देख के कोई फायदा नहीं है, आप बोल रहे थे कैमरे में क्यों देख रहे थे? ठीक है, तो ये चीज होती है एफिशिएंसी। मान लिया ऐसे पावर फैक्टर cos फाई को मान लो, cos फाई कितना मान लो? 0.8 मान लो, 80% मान लेते हैं, 0.8 हो जाएगा। अब पावर फैक्टर क्या होता है पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता रहा हूँ, जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पर बताएंगे। इसी में पढ़ोगे, उसमें आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर रहूँगा तो फिर इसमें उलझ जाएंगे, क्वेश्चन पूरा करना जरूरी है। अच्छा, अब आउटपुट का पी इनका आपने फॉर्मूला लिखा, जरा इसको सॉल्व करो। √3 वी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने वोल्ट की है? 400 वोल्ट का है ना, 400। आई निकालना है, cos फाई 0.8। अब यहाँ पर को रखो फटाफट से, कितना है? 37,300 अपॉन ऊपर वाला रखो √3 इंटू 400 इंटू आई इंटू 0.8।
8 और एफिशिएंसी कितनी ली थी 0.85 बराबर 0.85। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आई का मान निकलेगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, आई इधर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा 37,300 अपॉन आई को ले जाओ यहाँ और इसको ले जाओ यहाँ, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 400 इंटू 85 इंटू 0.8 कैलकुलेट करके निकाल लेना कितना आया, वो आपका आई निकलेगा। इस आई के हिसाब से हम क्या करेंगे, एलटी टोपोलॉजी के भी लाएगा उसकी डायमेंशन या उसका जो स्पेसिफिकेशन, किस स्पेसिफिकेशन की लानी है, कितने mm स्क्वायर की लानी है, वो डिजाइन होगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में फटाफट से। देखो इसने भी यहां पर किया हुआ है, क्वेश्चन समझिए। अब देखो इसने क्या लिखा, वैद्युत भार कितना लिखा है 50 HP लिखा है, ये लिखा है। अच्छा इसने भी एफिशिएंसी देखो सेम ही ले ली इसने हमारी तरफ, और अच्छा भी हो गया हमारा, आपको इजी समझने के लिए। एफिशिएंसी कितनी ले ली 0.85 और कॉस्ट फैक्टर, पावर फैक्टर सॉरी कॉस्ट फैक्टर पावर फैक्टर कितना 0.8 ले लिया। यहां से इसने कैलकुलेट करा करंट को, इसने पूरा नहीं लिखा, मैंने आपको पूरा बता दिया ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, वो सारा फार्मूला रख के इसने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहां से आपने जो करंट निकाली कितनी निकाल दी है, सॉरी ये कितना दी गई 78.06। अब क्या होता है कि इसने यहाँ को जो करंट को है उसको 1.5 गुना कर दिया है। कितना कर दिया है, देखो 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें एक दिन पहले भी कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में मोटर अपनी नॉर्मल करंट का 1.5 गुना ज्यादा करंट लेती है। ये याद रखना, आगे भी काम आना है हमारा। क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम में मोटर हाई टॉर्क को क्रिएट करवाने के लिए, टॉर्क क्या होता है पता है, वो बल जिसकी वजह से घूमती है। जैसे चक्की को पीसते हैं तो मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है उसको घुमाने के लिए, वो क्या है आपका टॉर्क, बलाघूर्ण। ठीक है, अगर वैसे सोचो कि आप चक्की पीसने वाली चक्की होती है हाथ से दलनी टाइप की, जब आप घुमा रहे हो उसको तो घुमाने में क्या होगा कि आपके हाथ से जो फोर्स लग रहा है उसको फील करो। वो स्टार्टिंग में क्या होगा ज्यादा, घुमाने में ज्यादा लगता है, जब घूमने लग जाती है फिर आसान हो जाता है। या जैसे कोई बाइक रुकी हुई है, आप पीछे धकेल दो उसको, ताकत ज्यादा लगती है शुरुआती तौर पे, उसके टायर जब घूमेंगे तो शुरुआत जब वो मूवमेंट में आ जाती है फिर थोड़ा इजी हो जाता है धक्का देना। तो वही चीज है कि स्टार्टिंग में वो ज्यादा करंट लेगी हाई टॉर्क क्रिएट करवाने के लिए, तो उस समय आप जो करंट आएगी उसको क्या करोगे 1.5 गुना कर दोगे। क्या कर दोगे, 1.5 गुना कितना हो गया 117.09, ये गलत लिख दिया इसने, सेंटीमीटर नहीं, कितना एम्पियर, मीटर नहीं। करंट किस में नापते हैं, एम्पियर। क्या आएगा 117.09 एम्पियर है। अच्छा इसी हिसाब से इसने इसको भी कैलकुलेट किया है। ये कितनी करंट आई है 8.6, कितना आया है, तो इसका जो स्विच होगा वो 120 के हिसाब से कैलकुलेट होगा और इसका जो आएगा वो 10 एम्पियर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जैसा कि इसने नीचे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये करना जरूरी है, और ये क्वेश्चन फैक्ट्री वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है। बात समझ रहे हो, तो क्या समझे आप, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके हिसाब से डायग्राम बनाओगे, और जब डायग्राम आपका बन जाएगा, डायग्राम करने के बाद फिर आप करंट वगैरह को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, करंट कैलकुलेट हो गया तो अब आप आगे बढ़ो, और आगे क्या करना है आपने जरा देखो। अब इसने जो चालक है, कौन सा चालक, ओपन कंडक्टर, जो वो पोल से नहीं आ रहे थे 200 मीटर लाइन के लिए, उसमें इसने कौन सा तार लगा रखा है यहाँ पर, तो इससे पहले वाले में एसीसी लगाया था, कोई बात नहीं आप एसीसी लगाओ, एसी ऐसा कोई भी एक लगा लो। ये आपने इसमें दिखाया देखो 6/1/2.59 mm। क्या है इसका मतलब, कोई मेरे को बच्चा बता दे। कोई समझा सकता है ये क्यों लिखा गया है, जबकि एसीसी में ऐसा कभी नहीं लिखेगा। एसी में आप देखोगे उसमें लिखेगा ऐसा 3/3 या 7/3, मतलब दो ही में होगा, यहाँ 3 ऑब्लिक है देखो 6/1 कितना। एसीएसआर में ये चीज का ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है, चलो तुम्हें नहीं आएगा मुझे पता है, तो टाइम वेस्ट ना करके मैं ही बता देता हूँ। एसीएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है,
एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसमें क्या होता है कि एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर होता है जो बीच में चलता है, ठीक है, और बाहर से 6 आपके किसके कंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम के। अब इनको आपस में लपेटा जाता है। अगर आप ओनली एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करोगे तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो सामर्थ्य होती है, जिसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर मैं हिंदी में उसको समझाना चाहूँ तो मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाता है, आसानी से टूट जाता है वो। अब आपने तार बांध दिया तो तार टूट सकता है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसके बीच में एक तार किसका लगाया जाता है, स्टील का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, स्टील का लगाया जाता है। समझ रहे हो बात, ये रेशियो होगा 6 के साथ, ठीक है। अगर ऐसे ही कंडक्टर बढ़ेंगे तो आपका ये भी बढ़ेगा, जैसे 12 के साथ फिर ये 2 आ जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ते रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, जो आप जनरेशन ट्रांसमिशन में पढ़ोगे, आपका जीडीडीपी है ना, उसमें आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनली बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर को आप एक छोटे के लिए समझोगे, ये कितना होगा, एक स्टील का होगा। स्टील का क्या होती है कि मैकेनिकल पावर आसानी टूटेगा नहीं, वो मजबूती प्रदान करेगा। और एल्यूमिनियम क्या करता है, कंडक्टर है, वो किसको लेके जाएगा, धारा को प्रवाह कराएगा अपने अंदर से आसानी से। स्टील यूज कर लेंगे तो क्या होगा, लॉसेज ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कम है, तो इसलिए इसका मिक्स किया जाता है आपस में, इसको लपेट के, आपने देखा होगा ऐसे फेरे मारे जाते हैं, लपेट के बनाया जाता है, वो होता है आपका एसीएस। तो 6 मतलब 6 इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, एक कितना है, क्या है, स्टील का, और 2.59 क्या है इसकी डायमीटर, व्यास जिसको हम कहते हैं, क्या है, डायमीटर, इसलिए इसमें पैमाना ही। अब आपने याद करना है, ठीक है, वो ये याद कर लो, लगभग वही आपका यूज हो जाएगा। तो ये आपने करना है। इसकी क्षमता कितनी है, 150 एम्पियर को सहन करने की। मैं 120 बोल रहा था वहां पे तो इसने 150 एम्पियर तक के लोड को सह सकते हैं। तो आपका करंट कितना आ रहा था, 117 आ रहा था। तो आपने जो तार की सहन की क्षमता होगी वो किससे ज्यादा लोगे, उससे ज्यादा ही लोगे ना। अब बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा लोगे तो महंगा बैठेगा तार। तो आपने कितना एम्पियर तक की धारा क्षमता ले ली, 150, ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ो। उसके बाद इसने जस्तीकृत जीआई पाइप मीटर बक्से में पीवीसी, अच्छा जो पीवीसी जिसको मैं एंटी टोर्पेडो नहीं कह रहा था, वो इसने ले रखा है कितने, 70 mm स्क्वायर वाला। कितना mm स्क्वायर वाला, 70 mm स्क्वायर वाला तार, जो उसकी मोटाई होगी, उसका जो ये होता है एरिया, ये एरिया की बात कर रहा है, एरिया कितना होगा, समझ रहे हो। कौन सा, जब पोल के बाद एंटी टोर्पेडो बॉक्स लगाया था मैंने, और उसके अंदर से जाके अंदर जा रहा था, जो बाद वाला तार है वो कितना लग रहा है, 70 mm स्क्वायर वाला क्षमता का लगाया है। अब ये चीजें याद करने वाली हैं यार, कुछ चीजें ना, इसको जैसे ये है या ये है, आप इसको कैसे याद करोगे, करंट के हिसाब से। जैसे मान लो आपका करंट आ रहा है किसी में 30 एम्पियर, तो आप 30 एम्पियर के हिसाब से याद करोगे कि यार 30 एम्पियर तक करंट आ रहा है तो मेरे को किस रेंज का केबल लगाना है। 60 आ रहा है तो कितना आ रहा है, मैं उसकी लिस्ट दूंगा, ठीक है। तो ये इतना कठिन भी नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। और बहुत याद नहीं करते, 4-5 टाइप के याद कर लो, उस रेंज के क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे बाहर का नहीं आए, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें स्टार्टिंग में अजीब सी लगती हैं, बट याद हो जाएगी। अच्छा 1100 इसकी बोल्ट की क्षमता है, सिंगल कोर एल्यूमीनियम होगी 150 एम्पियर, ठीक हो गया। ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं। अब आगे बढ़ो। अच्छा इसने कुछ इस टाइप का इसने डायग्राम बना दिया, हमने थोड़ा अलग बनाया था। इसने क्या करा, छत के ऊपर ही लगा दिया। क्या कर दिया इसने, छत के ऊपर ये चीजें लगा के इसने रख दिया। हम अलग से पोल बनाना चाहे तो हम अलग से पोल बना के भी लगा सकते हैं। इसने यहाँ पर से बचाया, थोड़ा पैसा इसका बच जाएगा, ठीक है। आप इस डायग्राम के साथ जाना चाहते हो तो इस डायग्राम के साथ जाओ, तो कॉस्टिंग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होगी। जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से जाओगे तो कॉस्टिंग उसके हिसाब से होगी। तो आपका दिमाग है यहाँ, वो आपका ऐसा नहीं है कि यही जो किया है यही सही है, ऐसा नहीं होता कॉस्टिंग में। जो आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से होगा, बट मिलता जुलता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। मैं इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, हो जाएगा। वही सारी चीजें हैं जो आपको मैंने समझा दी थी, वही फ्यूज एरियर फ्यूज लगा दिया है, रील इंसुलेटर, यहाँ से स्टे वायर, यहाँ से केबल के अंदर से इसने डाल दिया है। हमने तो अलग तरीके से बनाया, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे।
अच्छा, अब सबसे पहले है विभागीय पोल में आपने क्या क्या चीजें करी, मतलब कि जो सबसे 200 मीटर दूर पे पोल था फैक्ट्री के, वहां पर आपने क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दी अपनी फैक्ट्री को कनेक्शन देने के लिए, समझ रहे हो? वो है विभागीय संयोजन। अब उस विभागीय संयोजन में आपने क्या क्या किया, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने क्या लगाया, सिंगल इंसुलेटर विद क्लैंप। कितने लगेंगे, क्यों लगेंगे पता है ना, तार RYB एंड न्यूट्रल के लिए 4 और 4। रेट मैंने क्या कहा है, 10 गुना ऊपर लेते हुए चलना। भू तार के लिए आई बोर्ड कितना लगेगा, क्योंकि एक ही अर्थ है। ये कौन सा वाले पोल में, विभागीय पोल में हो रहा है सब। स्टे वायर लगाना है, बिल्कुल लगाएंगे। इसने 2 लगा रखे हैं, आप 2 लगाना चाहो 1 लगाना चाहो आपके ऊपर है। वर्तमान खंबे को कंक्रीट करोगे, बिल्कुल कर रखा है इसने। उसका लमसम रेट लिखेगा, 1 नहीं होता ये क्या है, इसको LS कर दो, ठीक है। एक कोई क्वांटिटी थोड़ा है, कंक्रीट की क्वांटिटी गिनोगे या एक रोड़ा थोड़ा डाल रखा है उसमें। इसमें या तो डैश खींच दो, क्योंकि इसकी कोई ऐसी मात्रा नहीं होती, या तो लिखो उसमें LS करके उसका टोटल रेट लिख देना। अच्छा, ये जंपर लिखा है, जंपर ये क्या होते हैं पता है किसी को? ये होते हैं, देखो ये पोल है, इधर से आपने इधर कनेक्शन किया, मान लो ये पहले से कनेक्शन यहाँ पर ऐसे था और लाइन ऐसे जा रही थी, मान लो उधर की ओर ऐसे, ठीक है। ऐसे पोल था और पोल से ऐसे उधर की ओर जा रही थी। अब आप यहाँ से इधर बांधने के लिए क्या करोगे, ऐसे लटका के तार आएगा, नहीं समझ रहे, उधर से उधर कनेक्शन देने के लिए। तो जो ये तार बीच का आता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं जंपर। क्या कहते हैं, दिखा ना जंपर, इसको कहते हैं जंपर। बात समझ रहे हो? तो ये लगभग एक राशि, इसको भी अलग कर दो, और ये आपका 20 का है, मतलब कुछ मीटर लगेगा तार। इसने लमसम इसको याद रखना, जंपर को हम एक राशि लेते हुए चलते हैं, इसका सीधे रेट लिख देना, ठीक है। 200 रुपये लिख देना, 10 गुना लेते हुए चलो, सीधे से ज्यादा कैलकुलेट करने में तुम फिर दिमाग लगाओ। अच्छा, खंबे कितने लगाए इसने, 2 लगाए इसने, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, दूसरा वाला छत के लगा, तो हम 3 लेके चले, ठीक है, हम 3 लेके चले। एक पोल कितने का आएगा प्रियांशु, ठेकेदार है ना पोल का, इसी तरीके से पूछता हूँ कितने का है, 11 मीटर हाइट वाला लिया इसने, 8,000 का है पक्का, चलो ठीक है। 8,000 का आपने एक पोल ले लिया, या फिर 10,000 का, 11,000 का, ऐसे दिखा देना। 3 पोल के हिसाब से आप कैलकुलेट करो, अगर आपने जो डायग्राम मैंने बनाया वैसे बना रहे हो तो। क्लियर है? डायग्राम बनाओगे, अभी मैं चेक करूंगा, ऐसे नहीं कि आप ये क्वेश्चन होगा अभी। अच्छा, खंभों में क्या क्या चीजें लगा रहे हो, इसने 2 खंभे लिए, तो हमने कितने लिए 3 खंभे ले लिए, तो हम 3 खंभों में लगाते हैं, क्या क्या लगाएंगे, LT पृथककारी कितने लगेंगे, सेकंड इंसुलेटर कितने लगेंगे, 12 लगेंगे, क्योंकि 4 दिया 12, तो 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। स्टोन पैड 3 खंभे तो 3 लगेंगे। नंबर प्लेट 3 खंभे तो 3 लगेगी। पोल की टोपी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो अजीब सा लगता है, पोल के साथ ही टोपी होगी। टोपी का मतलब वो पानी में जाए, ऊपर से कैप जैसी ना, उसमें ढकने के लिए, खोखला होता है ना, ऊपर से ढकने के लिए टोपी आ जाएगी। लिखना चाहते हो लिख लेना है, ये खाली बढ़ाने के लिए। बाइंडिंग वायर, ये क्या होता है, तार को बांधने के लिए। कहाँ बांधोगे, इंसुलेटर में। जैसे तार आया आपका यहाँ पर को और इंसुलेटर में लगा, तो यहाँ पर बांधने में तो पड़ेगा, तो बांधने वाला तार होता है, तो उसको आपने ले लिया, कितना 500 ग्राम ले लिया सारे पोलों में लेके, तो 500 ग्राम मतलब 5 मीटर, ज्यादा ही लगेगा यार, क्योंकि हमारे तो 4 पोल भी बढ़ गए। तो आप इसको क्या करो, 1 किलो बना दो पूरा, क्या कर लो 1 kg कर दो इसको, 1 kg। अब जो ध्यान दे रहा होगा वही सही करेगा, अभी मैं ये तो मिट जाएगा ना, अब जो सही ध्यान दे रहा होगा उसी के समझ में आएगा। इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा, फिर है आपका वो क्लैंप आई बोर्ड सहित। वो क्लैंप मतलब जो अर्थ वायर है ना, उसमें क्लैंप सहित आई बोर्ड लगेगा। तो कितने लगेंगे, कितने पोल है 3, तो कितने लगे 3 लगेंगे हमारे। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, क्योंकि अर्थ वायर को पोल में लगाने के लिए क्या यूज होता है, इंसुलेटर यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, आई बोर्ड यूज होता है। फिर आपका आया, ये जरूरत है हमें, ये है चाहिए नहीं हमें, तो पोल लगा दिया, ये लाइन तो हमारी है ही, क्योंकि हमने क्या लगा दिया इसकी जगह, खंबा लगा दिया ना हमने, तो ये तो हमने लगाया नहीं, ये तो छत के ऊपर जो उसने लगाया उसको दिखा रखा है।
इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। जैसे कि लोहे के पाइप के लिए एक बड़ा बैंड जब हम लगा ही नहीं रहे हैं तो उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। छोटा बैंड ना, सॉकेट ना, नहीं चाहिए हमें। जैसे कि लोहे के पाइप में लगने वाली फिटिंग, अच्छा जरा देखते हैं हम क्या क्या फिटिंग कर रहा है। ये फिटिंग हमारे ऊपर कैलकुलेट हो गई। एलटी सेकंड हमने पोल के साथ कैलकुलेट लिख दिया है, कर दिया है। ये भी हमने पोल के साथ कैलकुलेट कर दिया है। ये को रोकने के लिए क्लैंप, ये इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो लास्ट पोल है उसमें हम स्टे वायर लगाएंगे। लास्ट पोल में क्या लगाएंगे? स्टे वायर लगाएंगे, वो हम लिखेंगे। लास्ट पोल में भी तो लगाओगे स्टे वायर, वो हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, बाकी इतनी चीजों की लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉस्टिंग वैसी ही छापनी नहीं है, आप अलग कर सकते हो, लेकिन देखना है क्या चीजें लगती हैं। अच्छा, अब आओ तारों में। AC SR तार कितना लगेगा? इसकी डायमेंशन लिखी है इसमें, देखो दिख रही है कितना लगेगा? कितनी है डिस्टेंस? 200 मीटर है। कितने तार आएंगे? 4 तार आएंगे, RYB एंड न्यूट्रल। तो 200 गुणा 4 कितना हुआ? 800। झोल भी तो लेना पड़ता है, सेग कितना परसेंट लेते हैं? 800 का 1%, 8, तो लगभग 808 मीटर का तार यूज होगा। कल भी बताया गया सेग क्यों लिया जाता है। अच्छा, इसका रेट लिख के टोटल कर देना। फिर आपका आया भूतार, डायमेंशन 7/16 SWG। SWG का मतलब आप जानते हो, स्टैंड वायर गेज। कितना मीटर है दूरी? 10 मीटर बराबर 1 किलो, तो 200 मीटर बराबर 20 किलो। तो कितना लगेगा? कितना लगेगा? 20 किलो। 50 लिख दिया इसने गलत। कितना लगेगा? 20 किलो। यहाँ पर सही लिखा है, तो 20 किलो के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट। हाँ, ये गलत लिख दिया, ये इसने इधर उधर कर दिया। यहाँ पे लिखना था 20 kg और यहाँ पर को लिखना था 50 रुपये प्रति। तो 50 गुणा 200 करके तब इसका ये आया, इसने गलत लिख दिया इसको। ठीक है, अच्छा उसके आगे पीवीसी वायर। पीवीसी वायर कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये इसके बाद जो जा रहा है ना अंदर, हम ऐसे बनाएंगे। हाँ देख लो, हम पीवीसी की जगह क्या लिखते हैं? LT टोपोडोर। ग्राउंड से जा रहा है। हाँ हाँ, ग्राउंड से लेते हुए जाते हैं अंदर। तो ये डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कितने मीटर बनेगी घर। ठीक है, नीचे आएगा, फिर जमीन के अंदर से खोदते हुए उसको फैक्ट्री के अंदर डाल देना, अंडरग्राउंड करके। समझ रहे हो? तो ऐसे हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर LT टोपोडोर केबिल, डायमेंशन सेम वही रख देना। ठीक है, 4 कोर लिखना है इसमें। क्या लिखना? 4 कोर LT टोपोडोर केबिल। कितने मीटर लगाएंगे? इसने तो 28 मीटर लगा रखी है। कितने मीटर? 28 मीटर। कितना लगेगा हमारा? जैसे हम पोल से नीचे लाएंगे, फिर थोड़ा दूरी पे फैक्ट्री होगी, तो अंडरग्राउंड ले जाके फैक्ट्री तक ले जाएंगे, तो लग ही जाएगा समझो 25 मीटर के आसपास, या 20 से 25 मीटर करीबन रख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रखें? 25 कर दें? चलो 25 मीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 25 मीटर। ठीक है, ये केबिल महंगी आएगी। ठीक है, रेट 300 रुपया करीबन होगा यार, इतना मोटा केबिल है वो। क्योंकि आप नॉर्मल केबिल ही देखो ना, ये 70 mm स्क्वायर वाली केबिल है। कितनी है? 70 mm स्क्वायर वाली केबिल, तो महंगी आएगी। 10 गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? अच्छा यार, छूटा है इसमें, देखो इसके साथ अर्थ वायर भी आएगा, जो मेरे को दिख नहीं रहा कहीं पर, नहीं दिख रहा ना? उसके साथ अर्थ वायर भी आएगा। क्या आएगा? अर्थ वायर भी आएगा। एक अर्थ वायर उसके बाहरी बाहर से आप लेते हुए चलना, ताकि वो हम फैक्ट्री की, हालांकि फैक्ट्री की अर्थिंग तो करेंगे जमीन के अंदर, ठीक है, बट अर्थ वायर को भी साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अर्थ वायर 8 SWG वाला। इसके बाद आप एक काम करना, कितना? 8 SWG का अर्थ वायर लगा देना। कितना मीटर? जितना मीटर ये है, 25 मीटर, याद रहेगा, उसको भी साथ में लेते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? वो अर्थ वायर भी आएगा उसके साथ अंदर होते हुए। मीटर वोल्ट पावर ऑफ बत्ती और पंखे के लिए एक ही लगेगा। ठीक है, लिख दो। फिर रैक बोल्ट। रैक बोल्ट है कि आपको कसने के लिए दीवारों में
ठीक है, ड्रिल जो करके लगाते हैं, तो ये 4 लगा रखा है इसने, लगभग 4 छेद किए होंगे बोल्ट ठोकने के लिए, तो वहां पे उसने लगा दिया। आगे बढ़ो। एनर्जी मीटर कौन सा वाला लगाया अभी इसने? ना ना ना, इसने गलत लिख दिया बेटे, ये होना चाहिए 3 फेज। क्या होना चाहिए? 3 फेज के आज 4 तार आएंगे, तो एनर्जी मीटर 3 फेज 4 वायर कितना? 1। अबे एनर्जी मीटर 4 जोड़ना लगेंगे, मीटर 1 ही तो लगाओगे, तो 3 फेज कितना? 1 ही लगेगा। ठीक है, रेट आप इसका बढ़ा लेना थोड़ा सा, लगभग 800 का 5-6 हज़ार जो भी डालोगे इतना करीबन डाल देना। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, 20 एम्पियर इसकी क्षमता लिखी है इसने। इसकी कितनी लिखी है? 100 एम्पियर लिखी है। ये लिखना पड़ता है स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये थोड़ा चीजें याद करनी है तुम्हें, तभी इसका हेल्प से आपने करना है। तो कितना लगेगा? 1 लगेगा, इसका रेट लिखिए इसने। फिर आपने फ्यूज वगैरह लगा दिए, फ्यूज के डायमेंशन 100 एम्पियर का एनर्जी मीटर 100 एम्पियर का लगेगा 660 वोल्ट। कितने लगे? 3 फेजों में लगेंगे, न्यूट्रल में नहीं लगता है, तो कितने लगे? 3 फेज वाले के साथ 3 और सिंगल फेज वाले के साथ 1। ठीक है, इसकी जो इसने एम्पियर लिख रखी है ना, यहाँ पे तो आप 20 एम्पियर की जगह 16 एम्पियर भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही इसको भी आप, कहाँ पे था, 30 एम्पियर लिखा हुआ है ना, तो ये 15 एम्पियर या 15 एम्पियर काफी रहेगा, इसलिए 15 एम्पियर ये भी कर सकते हो, 15 एम्पियर या 30 एम्पियर ऐसे चलते हैं। ठीक है, जो फ्यूज होते हैं, देखा एमसीबी वगैरह में लिखा हुआ आपने, 16 एम्पियर की आती है, 32 एम्पियर की आती है, तो वही चीज है। फिर एरियल फ्यूज कितने लगे हैं? 3 लगे हैं, तो 3 लग जाएंगे। गार्ड वायर विद रियल इंसुलेटर, कितने गैपिंग है हमारे पास? 3 गैप बन रहे हैं, तो 3 लगाना चाहते हो 3 लगा दो, एक के पीछे 2 लगाना चाहते हो तो 6 कर दो, तो 6 कर दो, या समझ लो क्या है वो जो ऐसा वाला बन रहा था वो, तो गैपिंग है वो। अगर 2 लगाना चाहते हो 1-2 पोलों के बीच में तो 6 हो जाएंगे, और अगर एक ही लगा के चलना चाहते हो तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ही पार्ट तो बन रहे हैं। दिखाऊं वो, या समझ गए? समझ गए ना, बस सारी चीजें आ गई, कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, कई क्वेश्चनों में ऐसा दिखाया जा सकता है कि जो आपकी फैक्ट्री है ना, उसकी आप अलग से अर्थिंग कर दो। जो आपकी फैक्ट्री है उसकी अलग से अर्थिंग कर दो, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में करना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर वो चीज जो मैंने आपसे कहा था इसने छोड़ रखी है 8SWG वाला, वो अर्थ वायर के साथ में आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। धुलाई प्रभार, ये ध्यान में रखना है, धुलाई प्रभार को आपने लमसम लेके लिख देना है, श्रमिक प्रभार को भी लमसम करके एक रेट लिख देना है, और आकस्मिक व्यय क्या होता है उसका? 3%। तो उसका इन दोनों का 3%, किसका? धुलाई और श्रमिक का 3%, मतलब 200 और 800 कितना हुआ? 1000। 1000 का 3% कितना हुआ? 30, तो इसमें 30। फिर टोटल करोगे, और टोटल करने के बाद क्या आता है? सुपरविजन चार्ज। कितना परसेंट होता है? ये याद रखने हैं ये चीजें, 3% और 10% होता है। फिर टोटल करके टोटल महायोग हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब सबसे बड़ी बात है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख के नहीं आते हैं, क्योंकि पेपर में टाइम लेते हैं, और टाइम लेंगे तो फिर क्या होगा? पेपर छूटेगा। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, तो लगभग 20 मार्क्स के आसपास में ये क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसलिए सीरियसली इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना, और फटाफट से इस क्वेश्चन को करोगे खुद से, समझ गए? चलो शुरू करो।